नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। आज हम चर्चा करेंगे कि ईवीएम का मुद्दा तो ये हम लोग मान चुके थे कि खत्म हो चुका है, विपक्ष भी मान चुका है कि खत्म हो चुका है। लेकिन जिस मुद्दे पर विपक्ष बहुत गर्म है आजकल, लगातार संसद को बाधित करने की कोशिश होती है, वो ये कि क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। क्या ये मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक है? और क्या सिर्फ राजनीतिक है नहीं, विपक्ष भी यह मानता है कि राजनीतिक है और सिर्फ राजनीति हो रही है? मैं कहूंगा हाँ। अब देखिए, आप कहेंगे कि मैंने ऐसी बात क्यों की। थोड़ा सा आप लोकसभा चुनाव के समय से ही देखना शुरू कीजिए। पहले ईवीएम पे बात कर लीजिए कि क्यों विपक्ष ने ये मान लिया कि ये राजनीतिक मुद्दा था। वो ये था कि जब लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी 240 पर, अप्रत्याशित थी बात। कांग्रेस 99 पर, जो कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित बढ़त थी। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे खुशी दिख रही थी, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कुछ को डांस करते भी देखा होगा। वो ये साबित कर रहा था कि उन्हें भी ये आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत होगी, और वो भी ईवीएम के थ्रू, उसी ईवीएम के थ्रू जिस ईवीएम पे लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को 18 से 12 तक सीमित करने में सफल रही और अपना अंक जो है उसने बढ़ा लिया, वो 28 तक पहुंच गए। अब किस मुंह से ईवीएम पे सवाल खड़ा करें। सबसे बड़ी जीत तो आप देख लीजिए, वो तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की थी। अब तक की सबसे बड़ी जीत किसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिले, 37 सीट। किस मुंह से ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं? तो मजबूरी में परेशान होकर कि भाई अब तो हमारे हाथ में ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिसे सामने पेश करके हम वोटर को गुमराह कर सकें कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, उसके नतीजों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो चुप्पी मार ली। और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के समय से आप याद कीजिए, और फिर दिल्ली, फिलहाल मैं सिर्फ 2 इलेक्शन की बात करता हूं, तो सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि मतदाता सूची में फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। इसी सवाल पर सिर्फ बात करूंगा और मैं कुछ आंकड़ों को पेश कर दूंगा आपके सामने, बाकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी ने बयान दिया कि 39 लाख वोटर जो हैं सो जोड़े गए और वो फर्जी हैं। एक तरीके से यही बात थी कि ये फर्जी हैं। ममता बनर्जी की पूरी पार्टी घूम घूम कर प्रचार कर रही है, और यहाँ रोजाना जो है सो संसद में बाधित किया जाता है कि वहाँ फर्जी वोटर क्रिएट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज जो है मिल रहा है। दोनों दो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, अलग चीज़ें होती हैं। बात है कि क्या ये सच है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, फिर आप ये खुद से तय कर सकते हैं कि क्या ये है। जो आरपी एक्ट है, यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें ये प्राविधान है कि अगर कहीं किसी बूथ पर किसी मतदाता सूची को लेकर के कोई भी विवाद खड़ा होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। डीएम के कार्यालय में पहले शिकायत कर सकते हैं, और डीएम के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक जा सकते हैं और वहां भी शिकायत कर सकते हैं। ये नियम है और इसका बहुत मुस्तैदी से पालन किया जाता है। अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। तो पहले आप आंकड़ा देखिए, एक आंकड़ा दिखाता हूं। 39 लाख वोटर की बात कही गई थी ना कि फर्जी वोटर हैं। ये आंकड़ा देखिए, जो शिकायत गई वो शिकायत डीएम के ऑफिस में सिर्फ 89, और सीओ के लेवल पे 1। क्या आपके लिए मतदाता सूची 39 लाख वोटर की बात हो रही थी, क्या इतना गंभीर मसला आपके लिए नहीं था?
याद रखिए कि हर बूथ पर चुनाव आयोग की ओर से एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जिसे बीएलओ कहते हैं। सब लोग आप इस नाम से परिचित होंगे। और हर बूथ पे हर पार्टी का एक एजेंट हो सकता है, जिसे बीएलए कहते हैं, बूथ लेवल एजेंट। मतदाता सूची में कोई भी हेरफेर हो, वो सभी बीएलए यानी जो पार्टी के प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं, उनकी जानकारी से होकर गुजरता है। तो क्या ये बीएलए ने भी मान लिया है कि जो बयानबाजी बाहर चल रही है, जो उनके पार्टी के लीडर्स की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि उन्होंने तो शिकायत नहीं की। दिल्ली चुनाव तो अभी बिल्कुल पास में हुआ है और आपने देखा होगा कि उसे लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे। मतदाता सूची को, ईवीएम तो अब चर्चा से फिलहाल हट गया और ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे कुछ चीजें साबित होती जा रही हैं, क्रेडेंशियल्स बिल्कुल स्थापित हो रहे हैं और बयानबाजी उस पर बंद हो रही है। वे आगे भी रहे तो अच्छा है। लेकिन अब दिल्ली की भी बात देखिए। एनसीटी दिल्ली, किसी भी लेवल पे कोई शिकायत नहीं। ये पूरे देश का आंकड़ा है और ये जनवरी, अभी लेटेस्ट जनवरी 2025 का आंकड़ा है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 89 डीएम के स्तर पर और 1 सीओ के स्तर पे अलावा किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है बीएलए से भी। तो आप कैसे कहेंगे कि आप सचमुच में अपने बयानों को लेकर, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है, और अगर सचमुच में मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी होती है, की जाती है, तो ये चिंता की बात होगी, डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात होगी। मैं बहुत इससे सहमत हूं। लेकिन गंभीरता तो इससे दिखेगी कि अगर आपने कोई सवाल खड़ा किया तो उसे दुरुस्त करने के लिए आप कार्रवाई करते दिखें। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? आपके बूथ लेवल एजेंट ने कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहीं से ये बात होती है कि इसका साफ अर्थ है कि आपने भी मान लिया है कि भाई ये पॉलिटिक्स है, हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमें इसमें उलझना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो आपको सबूत देने होंगे। बयानबाजी में सबूत की कोई जरूरत नहीं, वहां सबूत देने होते हैं, तभी कार्रवाई होगी आपकी। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपने भी मान लिया कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और दूसरी बात, अगर जिसे आप फर्जी वोटर करार दे रहे हैं वो कोर्ट पहुंच जाए कि इन्होंने मेरी अवमानना की, ये मुझे फर्जी बता रहे हैं, ये मुझे फर्जी नागरिक बता रहे हैं, ये मुझे फर्जी वोटर बता रहे हैं, तो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी? ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि पिछले बजट सेशन की शुरुआत से ही लगभग आप रख लीजिए, संसद में दोनों हाउस में लगभग रोजाना अपोजिशन लीडर्स की ओर से प्रस्ताव लाए जाते हैं कि बोगस वोटर्स को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि बोगस वोटर्स बनाए जा रहे हैं। कानून से ही देश भी चलता है, कानून से ही संसद भी चलती है। और वहां का भी एक प्राविधान है कि अगर कोई एक प्रस्ताव खारिज हुआ तो उसी शब्दावली में दोबारा तो फिर नहीं उसे मंजूर किया जा सकता। लेकिन ये रोज पेश किया जाता है, शोर किया जाता है, ये जानते हुए कि ये इस पर चर्चा अभी नहीं हो सकती, लेकिन एक नैरेटिव बनाने की तैयारी होती है। बाहर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिक्स करे, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को, खासतौर से चुनाव आयोग जैसे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना, वोटर्स के मन में संदेह पैदा करना, ये बड़ा अपराध होगा। एक जो साथ में जुड़ा मुद्दा है, जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, कुछ दिनों से लगातार टल भी रही है वो सुनवाई, वो ये है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। वो हटाया नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की ही बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक ये एक प्रोविजन होगा
कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ चीफ जस्टिस होंगे। एक बार कानून बन गया, वो प्रोविजन खत्म हो गया। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, अब तक अभी जो इनकम्बेंट सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, ये पहले सीईसी हैं जो इस नियुक्ति प्रोसेस के थ्रू गए हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, एक अन्य मंत्री जो नॉमिनेटेड होते हैं प्रधानमंत्री की ओर से, और तीसरे प्रधानमंत्री, इनकी एक कमेटी से चुनकर गया है। अदरवाइज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक संविधान के अनुसार जो नियम था वो ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से एक नाम गया और राष्ट्रपति जो है उस पर मुहर लगाते थे। ये प्रोविजन था। इसीलिए बात यहीं मैं खत्म करूंगा, लेकिन इस बिंदु के साथ कि राजनीति होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि जिस तरीके से मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उस पर खुद विपक्ष के अंदर भी मतभेद है। खुद विपक्ष अपने आप अपने मुद्दों से संतुष्ट नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।